मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको इसको फिजिक्स में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज जरूर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये जरूर आएगा बच्चे। सो दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पूरी समझ होनी चाहिए आपके अंदर। तो आज देखते हैं आपने कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्लास 10, क्योंकि क्लास 10 में सिलेबस में था, क्लास 10 के सिलेबस में ये था बेटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाया जाता है कि किसी ट्रायंगल में और उसकी किसी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है बेटा और तीन एंगल्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये बताया जाता है कि हाउ टू रिलेट द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल को किस तरह से रिलेट करेंगे, ये हमें एक्सप्लेन किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है कि आप किस तरह से एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिससे कि आप फाइंड आउट कर पाए रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, कुछ लोग नए वाले बैच में ऑलरेडी ऐड हो गए बेटा, तो आपको भी स्टडी मटेरियल कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी एक्टिवेट नहीं किया मैंने। कल मेरी क्लासेस नहीं होंगी तो आई विल अपडेट इट, तो आपको स्टडी मटेरियल दिखने लगेंगे, ठीक है। पुराने बैच के जो स्टडी मटेरियल मैं नए बैच में डाल दूंगा कल। तो चलो बेटा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना होता है क्या? हमें पढ़ना होता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, ये चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि किसी ट्रायंगल के अंदर एंगल और उसके साइड्स के बीच में कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम पूरा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे बिकॉज हमें पूरा मेडिकल वाला काम करना नहीं और नॉन मेडिकल वाला पूरा पढ़ना नहीं है मैथमेटिक्स। हमें केवल उतने ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है जो कि हमारी फिजिक्स में यूज होगी बेटा। तो इसमें सबसे पहले आप सबको बेसिक चीजें पता है, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द लाइन, ये सब आपको पता है। एक चीज आपको और यहाँ पर समझ लेनी है बेटा कि सिस्टम ऑफ, हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल से। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जब हम एंगल को मेजर करते हैं बेटा, तो एंगल को मेजर करने के बाद आप बताते हैं ना 30 डिग्री, 40 डिग्री, है ना, 5/6 रेडियन, इस तरह से आप बातें करते हो। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के। जब भी आप एंगल का मेजरमेंट करते हो बेटा, एंगल की अलग अलग यूनिट्स आती हैं। तो हम उन्हीं यूनिट्स की बात करेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि इस यूनिट में एंगल को मेजर किया गया और उसका मतलब क्या है। ठीक है ना। तो हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं बेटा एंगल को मेजर करने के। हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। तीनों सिस्टम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसमें से दो सिस्टम हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और फिजिक्स में हम बता देंगे आपको कौन सा यूज करना। तो सबसे पहले जो सिस्टम हमारे पास है बेटा एंगल को मेजर करने का, जो सबसे पहला सिस्टम है वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, ये सब आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में जब आपने स्टार्ट किया होगा। सो व्हाट इज द सेक्सागेसिमल सिस्टम टू मेजर द एंगल। एंगल के बारे में हर किसी को पता है। एंगल मतलब होता है बेटा दो लाइंस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, उनके बीच में कुछ एक एंगल बनता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो उस एंगल को मेजर करके हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस करते वक्त हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, उस यूनिट के बारे में पहला जो सिस्टम हमारे पास है बेटा वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या करते हैं बेटा, राइट एंगल के बारे में हर किसी ने सुना है। तो एक राइट एंगल जो होता है बेटा, राइट एंगल मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं वन राइट एंगल। वन राइट एंगल विच इज आल्सो, आपने जनरली सुना है 90 डिग्री बोलते बेटा इसको। तो एक 90 डिग्री इसको क्यों बोलते हैं, जो एक राइट एंगल होगा उस राइट एंगल को आप क्या करोगे बेटा 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। जैसे मान लो ये हमारा एक राइट एंगल राइट एंगल बनाया हमने एंगल, ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री का। अब इसको आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब एग्जैक्टली मैं नहीं कर सकता बट आपको फीलिंग दे सकता हूँ, देखो इस तरह से। तो ये ऐसे ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स में हमने इस पूरे राइट एंगल को डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। एंड वन पार्ट विल बी नोन एज 1 डिग्री। एक पार्ट को हम बोलते हैं क्या बेटा
1 डिग्री बोलते हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल ट्रायंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और एक पार्ट को बोलते हैं बेटा क्या 90 1 डिग्री। तो इसका मतलब वन राइट एंगल को अगर आप सेक्साडेसिमल सिस्टम में मेजर करेंगे तो यू विल से इट इज 90 डिग्री। डिग्री को इस तरह से रिप्रेजेंट करते बेटा पढ़ने के लिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल किसके बराबर होगा बेटा 90 डिग्री के बराबर। अब डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है क्या? बिल्कुल होती है। एक डिग्री को हमने डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट में। एक डिग्री को डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट में एंड वन पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। ये डैश लगा दिया ऊपर ना, इसको बोलते बेटा मिनट, 1 मिनट। तो मिनट इज आल्सो यूनिट ऑफ एंगल। मिनट हमेशा टाइम का यूनिट नहीं होता है, मिनट में एंगल भी मेजर किया जाता है बेटा। एक डिग्री, ये जो एक डिग्री है ना, इस एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को 1 मिनट बोल दिया। मिनट से छोटी यूनिट होती है क्या? होती है। क्या होता है बेटा? 1 मिनट। 1 मिनट को अगर आप डिवाइड करोगे अगेन 60 इक्वल पार्ट में, ठीक है, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, उसके एक पार्ट को हम 1 मिनट बोलते हैं। अब 1 मिनट की बात करें, उसको अगेन आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, देन यू विल गेट द 60 सेकंड्स। ठीक है, 60 सेकंड्स। तो ये इस तरह से मेजरमेंट होता है एंगल का सेक्साडेसिमल सिस्टम में। आपको इसको समझ में आ गया होगा कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एक पार्ट 1 डिग्री हो गया। एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एक पार्ट 1 मिनट हो गया। एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एक पार्ट 1 सेकंड हो गया। सो आई होप दैट आपको समझ में आ गया कि डिग्री और मिनट और सेकंड क्या चीजें होती है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम देखते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें नोट जरूर करते जाना, क्योंकि ये सब आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पर, जल्दी कोई टीचर बताता नहीं है, क्योंकि टीचर्स को ये उम्मीद होती है कि आप पढ़ के आओगे, हालांकि वो भूल जाते हैं कि पढ़ाई करो। दूसरा जो सिस्टम होता है बेटा वो होता है सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम। अब ये सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है बेटा, ये हम ज्यादा यूज नहीं करते, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटेन यूके वगैरह में ज्यादा यूज होता है। तो सेंटिसिमल सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर किया जाता है बेटा? अब सेंटिसिमल सिस्टम रहेगा तो हमारे पास राइट एंगल ही, तो एक राइट एंगल हमने लिया, एक राइट एंगल लिया हमने, और इस राइट एंगल को अब हम डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट में। एक राइट एंगल को हम डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट में, और एक पार्ट को बोलेंगे बेटा एक ग्रेड। तो एक राइट एंगल में होता है कितना? 100 ग्रेड। ठीक है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते ग्रेड। ठीक है बेटा, तो वन राइट एंगल, एक राइट एंगल को आपने डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट में और एक पार्ट को नाम दिया एक ग्रेड। तो एक राइट एंगल में कितने ग्रेड हो गए बेटा? 100 ग्रेड हो गए। अब ग्रेड से छोटी यूनिट होती है? बिल्कुल होती है। क्या होता है बेटा? एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए और उसको आप नाम देंगे 1 मिनट का। तो एक ग्रेड में 100 मिनट होता है बेटा, डैश लगाया मतलब क्या है? मिनट है। तो एक ग्रेड में कितने मिनट हो गए बेटा? 100 मिनट हो गए। एक मिनट में कितने सेकंड्स होंगे बेटा? तो सेंटिसिमल सिस्टम की बात हो रही है, 100 सेकंड्स होंगे। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप क्या करते हो बेटा? 90 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट। सेंटिसिमल सिस्टम में हर एक चीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर हो गया, एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर हो गया, एक मिनट 100 सेकंड्स के बराबर हो गया। आई होप दैट आपको समझ में आया। क्लियर है बेटा? गुड। चलिए, ये सेंटिसिमल सिस्टम हो गया, इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कभी अगर आपके सामने आए अगर, तो आप बता सकते हो हाँ मुझे पता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं। अब जो तीसरा सिस्टम है बेटा, जब आप फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो फिजिक्स में हर एक एंगल जो है उसी सिस्टम में आना चाहिए, जो सिस्टम हमारा थर्ड वाला है, एंड दैट इज नेम्ड एज सर्कुलर सिस्टम। जो थर्ड सिस्टम है वो क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम होता है। और फिजिक्स में जब भी हम एंगल्स की बात करते हैं तो हम हमेशा सर्कुलर सिस्टम की ही बात करते हैं। हालांकि हम डिग्री यूज करते हैं, डिग्री में दिया होता है क्वेश्चन में, बट जब हमें एंगल्स को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, तब हम सर्कुलर सिस्टम का ही यूज करते हैं बेटा। ठीक है ना? तो अब सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर होता है बेटा, उसको मेजर करते हैं हम रेडियन में। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। इवन अगर आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है बेटा। जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है वो होती है एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो जो एंगल की यूनिट लिखी हुई थी वहां पर वो लिखा हुआ था रेडियन,
वहां पर कहीं पर डिग्री नहीं लिखा था, कहीं पर ग्रेड नहीं लिखा था। वो इसीलिए लिखा था बेटा बिकॉज फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में हम लोग यही वाला सिस्टम यूज करते हैं, सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, बिकॉज वी हैव एन आइडिया, वी हैव एन न्यूमेरिकल वैल्यू अबाउट द रेडियन। ठीक है ना, रेडियन की हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा कि न्यूमेरिकली हम इसको किसके इक्वल कर सकते हैं। वी कैन नॉट से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग नथिंग एल्स, बट हाँ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक रेडियन मतलब पाई रेडियन अगर हमने बोल दिया तो पाई रेडियन की वैल्यू एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन नियर अबाउट 3.14 होता है बेटा। पाई रेडियन को न्यूमेरिकली आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 डिग्री को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई ये सर्कुलर सिस्टम जो होता है बेटा इसको हम फिजिक्स में यूज करते हैं। अब इस सर्कुलर सिस्टम में सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा कि अगर ये सर्कुलर सिस्टम है मींस क्या हुआ, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, आपको एक सर्कल बनाना है बेटा। ठीक है, मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस कुछ एक r है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, कुछ एक r है। और आपने इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट P, और पॉइंट P से मूव करके आप पहुंच गए पॉइंट Q पर। पॉइंट P से चलते हुए आप पहुंच गए पॉइंट Q पर। ऐसा करने में आपने कुछ एक एंगल ट्रेस किया बेटा। यहाँ पर मान लीजिए वो एंगल कितना है, वो एंगल आपने ट्रेस किया कितना, थीटा। ठीक है, वो एंगल आपने ट्रेस किया कितना बेटा, थीटा। तो सर्कुलर सिस्टम हमसे ये बोलता है यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा in radian. You can find out the value of theta in radian by using this formula. Angle is equals to r upon radius. Okay, r upon radius means you can say the length of PQ means you have to consider this circular length. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसको ज्वाइन करके सीधा सीधा लेंथ मेजर करेंगे, नहीं, ये सर्कुलर लेंथ आप कंसीडर करोगे बेटा r अपॉन रेडियस कितना। सो सर्कुलर सिस्टम हमसे ये बोलता है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट एनी एंगल इन रेडियन देन यू हैव टू डिवाइड द आर्क लेंथ विद द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। आर्क की लेंथ मतलब टोटल जितना सर्कुलर पाथ पर आपने जितना डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस अपॉन रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, वो होता है एंगल। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब इसी में हमें बताया गया कि if you are going to complete one revolution for one revolution, अगर आपने एक पूरा का पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब क्या है बेटा, P से चले और पूरे सर्कुलर पाथ को ट्रेक करके वापस P पर आ गए। ठीक है ना, एक रिवोल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया बेटा देन यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, तब आपको मिलेगा बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अगर आपने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने पर आपको थीटा कितना मिलता है बेटा, 2 पाई रेडियन मिलता है। एंड दिस 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स। मतलब अगर आप एक सर्किल को कंप्लीट कर रहे हैं ना तो आपने कितना एंगल ट्रेस किया बेटा, 4 राइट एंगल कवर कर लिया आपने। 4 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा, 4 राइट एंगल का मतलब हो गया आपने 360 डिग्री कवर कर लिया। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। तो पाई रेडियन का मतलब हो गया बेटा, अगर आप पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहोगे यू विल राइट डाउन 180 डिग्री। ठीक है ना, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर कोई एंगल पाई रेडियन का बन रहा है मतलब आपसे सेमी सर्कल एंगल की बात हो रही है दैट इज 180 डिग्री, टू राइट एंगल। बोलो रेडियन समझ में आ गया बेटा? यस सर। गुड। और अगर हम आपसे बोले कि एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे या एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस। एक रेडियन अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो इट विल बी 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री बाय यूजिंग पाई इज इक्वल्स टू 22/7। पाई इक्वल्स टू 22/7 रख करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है कि एक रेडियन में नियरली 57.3 डिग्री होता है। सो यू मस्ट हैव एन आइडिया हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, क्योंकि जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कहीं जरूरत पड़ गई आपको एंगुलर डिस्टेंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी बेटा तो आपको थीटा को डिग्री में नहीं रखना है, आपको थीटा को रेडियन में रखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया सर्कुलर सिस्टम, ये फॉर्मूला एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस एंड दिस वन। ठीक है ना, रेडियन क्या होता है, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, आपने वो भी समझ लिया बेटा। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली जो हम जहां से आपको लगता है हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री है
उसकी बात करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन फर्स्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे बेटा, क्योंकि जब हम एंगल को मेजर करते हैं ना, वेदर इट इज इन रेडियन और इन डिग्री, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने एंगल को, आप अपने एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे या नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कभी सुना है ऐसा, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, सुना है? No, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. सुना है? Right. देखो बेटा, साइन कन्वेंशन कैसे समझेंगे, क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन की बात करें बेटा, तो अभी हमने बताया कि आप सर्कुलर ट्रैक पर चलते हो और किसी एक पर्टिकुलर एंगल को जब आप ट्रेस कर लेते हो तो यू कैन फाइंड इट आउट, आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, आपने इस सर्कुलर पाथ को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया बेटा। 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 राइट एंगल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ये कुछ इस तरह से। और अब मान लीजिए कि आप जो है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बेटा, दिस इज ओनली क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में आपने इसको डिवाइड कर दिया पूरे सर्कुलर एंगल को। अब क्या करना है, मान लीजिए आप यहां पर मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो जस्ट इमेजिन दिस इज द रेफरेंस लाइन। आप कोई भी रेफरेंस लाइन लेने के लिए फ्री है, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लाइन ले लिया। रेफरेंस लाइन का मतलब होता है बेटा जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल को मेजर करेंगे। आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलते चलते आप यहां पहुंच गए। अब यहां पर जब आप पहुंच गए, आपने कुछ एक एंगल ट्रेस कर लिया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंगल को भी मेजर किया किसमें बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन दिस एंगल विल बी गिवन एज अल्फा। मान लीजिए कुछ एंगल आपने ट्रेस किया, अल्फा एंगल ट्रेस किया, एंड दिस एंगल, देयर विल बी 2 एंगल। एक एंगल ये भी होगा बेटा, बचा हुआ रिमेनिंग एंगल, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला एंगल, ठीक है ना। ये एंगल बेटा कितना होगा, 360 माइनस अल्फा होगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन समझाना है, इसको छोड़ो। एक ये एंगल हमने लिया बेटा, और एक एंगल ये हुआ कि आप जो है यहां से मेजर कर लो इस डायरेक्शन, मान लो ये बीटा है, हालांकि अल्फा प्लस बीटा आपको 180 दिख रहा है। तो बेटा क्या है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, जिस सेंस में आप मूव कर रहे हो, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप लोगे बेटा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इट विल बी पॉजिटिव। अगर आपने रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया है, देन बेटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। क्लॉकवाइज एंगल को क्या लोगे बेटा, नेगेटिव लोगे। छोटी छोटी बातें हैं, कभी आगे जाकर के छोटे से डेरिवेशन में यूज हो जाती है, तो वहां पर आपको ये समझ आ जाएगा अगर आपको इसका आइडिया होगा, ठीक है। तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया है बेटा विद दिस लाइन, ठीक है, देन इट विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अल्फा इज पॉजिटिव हियर व्हाइल बीटा इज नेगेटिव, ठीक है। And it depends on your sense of rotation, because you are rotating, you are traveling in anti-clockwise direction, that's why anti-clockwise angle is positive and clockwise is negative. What if you are going to move in the clockwise direction, if you are going to move like this, again आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया बेटा। अब आपकी रेफरेंस लाइन का डायरेक्शन बदल गया, अब आपकी रेफरेंस लाइन का डायरेक्शन इधर आ गया। पहले रेफरेंस लाइन का डायरेक्शन कहां था बेटा, यहां था, अब आपके रेफरेंस लाइन का डायरेक्शन इधर आ गया। आपने यहां से मूव करना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर जाना शुरू किया, और यहां से आप मान लो यहां पर पहुंच गए और आपने कुछ एक एंगल ट्रेस कर लिया, अल्फा एंगल। अब ये जो एंगल आपने ट्रेस किया किस डायरेक्शन में ट्रेस किया बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड योर सेंस ऑफ रोटेशन इज आल्सो क्लॉकवाइज। तो ये अल्फा हो गया, और इधर से मेजर करोगे क्या होगा बेटा, बीटा होगा। तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो फाइनली अगर इन दोनों से कंक्लूजन निकालें, तो कंक्लूजन ये बनता है बेटा कि अगर आप रेफरेंस लाइन से, ठीक है ना, आपकी जो रेफरेंस लाइन है उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे। अगर आप अपनी रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे
तब आप क्या करोगे बेटा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। समझ आ गई? यस सर। नो सर। क्या नहीं समझाया बेटा? क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, आपने पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जानते हो बेटा? यस सर। यस सर। देखो बेटा इसमें क्या होता है, इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर अ राइट एंगल, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं बेटा कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक एंगल इसमें कितना है बेटा 90 डिग्री है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो एक ट्रायंगल में क्या होते हैं बेटा, तीन एंगल होते हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तो एक एंगल हमने 90 बना दिया, बाकी एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें साइड्स की, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड्स के स्पेसिफिक नेम भी होते हैं बेटा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर एंगल अल्फा की बात करें बेटा, तो यहाँ पर एक आएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या पूरे राइट एंगल में एक परपेंडिकुलर होता है बेटा, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना, तीन चीजें होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तीन साइड्स होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बात ये आती है कि अबाउट व्हिच एंगल यू आर टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हो, हम अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्फा के ठीक सामने वाला जो साइड होगा बेटा, अल्फा के ठीक सामने कौन सा साइड है, आर क्यू, दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, आर क्यू। बेस क्या होगा बेटा, ये एंगल अल्फा जिस लाइन पर बन रहा है, जिस लाइन पर बन रहा है वो उसका बेस होता है बेटा, किस पर बन रहा है, पी क्यू पर बन रहा है, बेस हुआ पी। और हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज व्हिच इज योर पी आर। तो अगर हम अल्फा एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है क्या, क्यू आर, बेस क्या है बेटा, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, पी आर। और अगर मैं बात करूं फॉर बीटा, आई होप दैट ये आपको पता होगा, बस आपका रिवीजन चल रहा है यहाँ पर। फॉर एंगल बीटा परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, बताएगा कोई, व्हाट इज परपेंडिकुलर, PQ। परपेंडिकुलर क्या होगा, PQ। बेस क्या होगा, PQ। So PQ perpendicular, RQ base, और सब PR hypotenuse. yes, PQ is going to be perpendicular, RQ is going to be base and hypotenuse always longest side which is PR। तो बेटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए आपको डिसाइड करना होता है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है ना। अल्फा के लिए डिसाइड कर लिया, बीटा के लिए डिसाइड कर लिया, किसी भी एंगल के उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है बेटा वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको एंगल स्पेसिफाई किया गया होगा तब आप डिसाइड करोगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही राइट एंगल को देख करके आप परपेंडिकुलर नहीं बताएंगे। अगर आप ऐसे राइट एंगल को देख लिया और बोला कि आर क्यू परपेंडिकुलर है, तो आर क्यू इज द परपेंडिकुलर ओनली फॉर द अल्फा, ठीक है ना, आर क्यू इज नॉट परपेंडिकुलर फॉर द बीटा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि कैसे हम अल्फा बीटा को पी क्यू आर क्यू और क्यू आर से रिलेट कर पाएंगे, पी क्यू आर क्यू और आर से कैसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने हमें कुछ एक रेशियो बना करके दिए, उन्होंने हमें बताया कि देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इसको आप याद कर लो। क्या होता है बेटा रेशियो, देयर आर थ्री साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, है ना, तीन साइड्स से बेटा। तो उन साइड्स का जो रेशियो आएगा, उन रेशियो को उन्होंने एक नाम दिया, ठीक है ना। जो रेशियो आएगा परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ऐसे दो दो साइड्स का जो रेशियो बेटा उन्होंने उसका एक सीक्वेंस बना करके हमें दिया कि किस रेशियो को आप क्या बोलोगे। तो हमें इन्होंने बताया कि इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, P upon V, अगर आप परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की बात कर रहे हो बेटा, देन यू विल से दिस इज साइन, ठीक है ना। आप इसको क्या बोलोगे बेटा, साइन बोलोगे।
अगर आपसे बात हो रही है सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अगर आपसे बात हो रही है बेस और हाइपोटेन्यूज की बेटा, तो आप इसको बोलोगे कॉस, ठीक है। अगर आपसे बात होगी परपेंडिकुलर और बेस की, आप उसको बोलोगे tan। इसके बाद अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो आपने निकाला बेटा, अगर आपने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो निकाला बेटा, देन यू विल से दिस इज कोसेक। ये नाम दिया उन्होंने, ये सब नाम है बेटा, रेशियो के नाम है। बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये होगा बेटा सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दिया गया कॉट। तो इस तरह से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए। किसी एक गिवन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, और हर किसी का नाम, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ sin 30, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री है, और जो 30 डिग्री है उस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अगर मैंने बोला क्या sin 30 डिग्री, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है, और उस 30 डिग्री के एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो। और जब ये बात आपके सामने आएगी तब आप बताओगे कि 1/2 अगर आपने पढ़ा हो तो sin 30 1/2 होता है, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, थोड़ी देर में। अभी बताओ ये sin cos tan cosec से क्या और क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है ना। Yes, ये sir. मतलब जादू वादू नहीं है बेटा कि साइन होता है cos होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साइन होता है, उसका रीजन है, साइन का मतलब है, साइन का मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज sin अल्फा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin अल्फा कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि ये अल्फा है, अल्फा का परपेंडिकुलर RQ है, इसको लिखो RQ अपॉन अल्फा के लिए हाइपोटेन्यूज PR है, इसको लिखो PR, ये sin अल्फा है। अगर मैं आपसे बोलूं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में sin बीटा कितना है, sin बीटा कितना है, तो अब आप बीटा के लिए देखोगे, बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है PQ और बेस क्या है RQ, आप लिखोगे क्या PQ अपॉन RQ नहीं PR। बोलो बात समझ में आ रही? तो जिस एंगल का साइन ले लिया उसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं। दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ sin थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan अल्फा, tan बीटा, व्हाटएवर जो भी आप बोलते हो ना बेटा, उन सब का कंप्लीट मतलब ये है। अगर मैंने लिखा sin अल्फा, मतलब अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो। अगर मैंने बोला sin बीटा, तो बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो। आई होप दैट यू गेट, समझ आ गई बात? Yes, sir. गुड, ये बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैंने बोला tan बीटा, तो मतलब बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस है उसका रेशियो, मतलब PQ अपॉन R ऐसे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपने मीनिंग समझ लिया बेटा। अब इस मीनिंग के बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके मैथमेटिशियंस ने एक हमें टेबल बना करके दिया, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एंगल का, मोस्टली उन एंगल का उन्होंने टेबल बना कर दिया जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें टेबल बना करके दिया जो जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। उन्होंने इस चीज को कैलकुलेट किया है, प्रॉपर उसका एक मेथड होता है कैलकुलेशन का, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि उन रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं, आपको वो याद रखना है, ठीक है ना। और हाँ, इतना जरूर समझा दूंगा कि कैसे याद रखना है। डेरिवेशन ना आपको मैथ वाले सर बताते हो, ना मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है, बिकॉज वी आर इन फिजिक्स क्लास, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनता है, हर किसी के पास ये टेबल होगा जरूर, और आपके पास ट्रिक भी होगी याद करने की। व्हाट न्यू यू आर गोइंग टू गेट, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो आपको शायद समझ में आ जाएगी सारी बातें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें बेटा, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है ना। हम 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 60 बोल दिया, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इतने एंगल्स की बात करेंगे बेटा, 0, 30, 45, 60। अब बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यूज ऑफ साइन, साइन की वैल्यूज निकालेंगे बेटा। साइन के लिए क्या होगी वैल्यू, मैंने यहाँ लिखा साइन, तो
हम आपसे बोलेंगे साइन 0 बताओ, यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे, साइन 30 बताओ, यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे, इस तरह से। तो साइन 0 होता है बेटा 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, ये सारी टेबल आपने शायद पढ़ी होगी, बिल्कुल 10th में आपने पढ़ी होगी, 9th में जब भी आपके मैथमेटिक्स में आया होगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, √3/2 1। ठीक है ना। याद कैसे करना है बेटा, याद ऐसे करना है कि आप इसकी नंबरिंग कर दो 0 1 2 3 4 और सबको कर दो 4 से डिवाइड बेटा। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सबका ले लो अंडर रूट, तो आपको मिल जाएगा साइन की वैल्यू, आपको मिल जाएगी साइन की वैल्यू। ठीक है, क्या मिल जाएगा बेटा आपको, साइन की वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। 0/4 कितना आया, 0 आया। 1/4 का अंडर रूट 1/2 आया। 2/4 मतलब 1/2 का अंडर रूट 1/√2 आया। √3/2 हो गया, 1 हो गया। बोलो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 समझ आ गया, यही वैल्यू होती है। जिसके पास नहीं है बेटा नोट कर लेना, बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे। इसके बाद बेटा कॉस की बात करें तो कॉस के लिए क्या करते हैं, इसी को पलट के लिख देते हैं, उल्टा स्टार्ट करेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है बेटा, तो ये हो गया साइन की वैल्यूज, ये हो गई कॉस की वैल्यूज। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा टैन। टैन की वैल्यूज की बात करें तो टैन के केस में क्या होता है बेटा, टैन होता है, देखो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैंने साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या नाम होता है बेटा इसका, इसका नाम होता है टैन। इसका मतलब ये है कि साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है बेटा, टैन के बराबर होता है। तो क्या करूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, 0/1 0 हो गया बेटा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया बेटा, ये दोनों ही कैंसिल हो गए, 1 बच गया बेटा, यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया, ये 1/0 इनफाइनाइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन कॉस एंड टैन। वैल्यू समझ में आई क्या? Yes, sir. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको इसको याद रखना है बेटा। अब हमारा जो अगला सवाल है, ये तो आपने मैथमेटिक्स वाले सर ने भी आपको बताया होगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो ये है, क्या आपको समझ आया कि साइन 0 0 होता है, या फिर आपने याद कर रखा है? तो फिर से रिपीट करना था Yes, बेटा। sir. हाँ बेटा, क्या बोल रहा हूँ? सर आपने क्या पूछा, समझ नहीं आया। मैंने कहा कि साइन 0 0 होता है, ये आपने रटा है या समझा है? या इन शॉर्ट थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को आसान कर देता हूँ, साइन 0 0 क्यों होता है? Sir, because perpendicular is 0. बिल्कुल, And अगर आप साइन 0 की बात करोगे बेटा, साइन 0 0 क्यों होता है, तो साइन का मतलब रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। जस्ट इमेजिन दिस अल्फा, इफ अल्फा becomes 0 then what will happen, this PR will fall on the PQ। इस तरह से PR PQ के ऊपर आ जाएगा, राइट। ये हाइपोटेन्यूज किसके ऊपर आ जाएगा, बेस के ऊपर आ जाएगा, अगर अल्फा 0 हो गया। तो ये जो PQ की लेंथ थी बेटा, वो क्या होगी, रिड्यूस होकर के 0। तो अगर आप साइन 0 बोलते हो तो साइन 0 0 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। और अगर आपको ये बात समझ में आई कि साइन 0 0 इसलिए होता है क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, तो आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि साइन 31/2 क्यों होता है। साइन 31/2 इसलिए होता है बेटा, इफ यू आर, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच this side is 1, this side is 2, this side is 2, this side is 4, this side is 3, this side is 6, like this। ऐसे मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, आप कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसको 1 और जो हाइपोटेन्यूज है उसको 2, इस रेशियो में लेकर के चल रहे हो। आपने इसको बनाया 5 सेंटीमीटर, इसको बना दिया 10 सेंटीमीटर, और बैठ जाओ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और बैठ जाओ प्रोटेक्टर लेकर के मेजर करके देखा, ये 30 डिग्री ही मिलेगा। मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओ, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करो,
अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/2 है, then you will get the angle as 30 डिग्री, राइट? अगर मैंने बोला ये बीटा 30 हो गया बेटा, then PQ और PR का रेशियो 1/2 हो गया। So this is the meaning of this trigonometric table. Trigonometric table का मतलब होता है बेटा कुछ, ये कोई ऐसे रटने वाली चीज नहीं, इसका एक मतलब होता है कि sin 0 0 होता है, मतलब अगर आप sin 0 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे जिसका एक एंगल 0 होगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा बेटा। तो cos 0 1 क्यों होता है वो भी समझ में आ गया। cos 0 1 क्यों होता है, क्योंकि PR PQ ऊपर आ गया, मतलब दोनों की लेंथ बराबर होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेटा 1, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो वैल्यूज हैं इसका मतलब है, ये ऐसे कोई जादू टोना नहीं है, इसका कुछ एक मतलब है जो आपको बताया गया, समझाया गया। अब आपको समझ में आ गया, बोलो समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड। तो अगर जैसे मैंने बोला cos 30 होता है √3/2, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो √3/2 है। तो ये मतलब होता है बेटा इन सब चीजों का। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से कई सारे मैथमेटिशियंस ने ऐसे ही खड़े-खड़े बोलते थे ना, हम खड़े होकर इस पेड़ की हाइट बता सकते हैं, है ना? आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा, ठीक है? तो वो कहते थे हमें केवल एंगल पता हो तो हम हाइट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि उनको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता थी। बस उनको एंगल पता चलते ही रेशियो आराम से निकाल लेते थे। पता करते थे हम पेड़ से कितनी दूरी पर खड़े हैं, और उनको बेस ऑलरेडी पता होता तो उसके बाद परपेंडिकुलर निकालना है तो tan लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो cos sin लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, ठीक है? तो इस तरह से वो काम किया करते थे। तो आई होप दैट कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू समझ में आ गई, वो भी कुछ एंगल्स की, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की। और हाँ, एक बात और है बेटा, अगर आप 90 के आगे जाओगे, 90 से ज्यादा एंगल बनाओगे, then you will get again value decreasing। ये 0 से 1 तक इंक्रीज किया साइन ना, 0 से 1 तक साइन इंक्रीज किया, 90 से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर 0 होगा। मतलब साइन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है बेटा? ये याद रखना, साइन और कॉस, tan की नहीं, tan की तो -∞ से +∞ तक होती है, लेकिन साइन और कॉस की जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए, ठीक है? तो ये तो हो गया बेटा 0 से 90 की बात। सर लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, हाँ बेटा, सर फिजिक्स का टेस्ट होगा मंडे को। बेटा टेस्ट के लिए अभी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, और नियरली 70% यही है कि आपका अभी टेस्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज योगी सर ने क्या पढ़ाया उसका कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, थोड़ा व्यस्त है वो, तुमसे बातचीत नहीं हो पा रही, और मैंने अभी इतना कुछ पढ़ाया नहीं कि मैं आपको टेस्ट दे पाऊँ कुछ इस तरह। अब टेस्ट में ये तो दूंगा नहीं बेटा कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, वो सब आपको ऑलरेडी पता है, उसका टेस्ट क्या है, ठीक है? तो 70% यही समझो कि टेस्ट आपका फिजिक्स का नहीं होगा, हाँ, लेकिन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टेस्ट आपका लगभग रेडी हो चुका है, ठीक है ना? और ये चीज हमें याद रखना बेटा, ये चीज याद रखना कि आज आप सब लोग, ठीक है ना, फिजिक्स में जब आप बातें करते हो ना, तो वो एंगल्स कभी कभी ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाता है, कभी 120 डिग्री आ जाएगा, कभी 135 डिग्री आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो भाई उन वैल्यूज को हम कैसे समझें, कैसे जानें, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो आपको रटना पड़ेगा, और समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल करके, कुछ भी बोल करके आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसके लिए बेटा हम आपको बताने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम हमने अभी कुछ देर पहले आपसे ये बात बोली थी कि हमने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ये चार क्वाड्रेंट बना सकते हैं। दिस इज नॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जस्ट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। और इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करके आपने क्या किया बेटा, क्वाड्रेंट बना लिया। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा हमने इसका एक नाम दे दिया बेटा, ठीक है ना? अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कोई एक पॉइंट है P, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा।
तो अगर हम इसको यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको आप ओरिजिन बोल सकते हो, ओरिजिन से पी को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट एन एंगल, आपको एक एंगल मिलेगा ऐसा। अब क्या करो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, पी से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। तो ये आपको मिला बेटा परपेंडिकुलर, ये आपको मिला बेस, और ये मिला आपको हाइपोटेन्यूज। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो प्लस प्लस होता है। क्या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी? मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन बाद में, ट्रिग्नोमेट्री के बाद। इतना तो जानते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, माइनस और माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस। बोलो ये पढ़ा है, जानते हो ना इस बात को? Yes, sir. तो अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस प्लस। तो P भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, मतलब परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है बेटा, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, इफ एनी एंगल इज गोइंग टू लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन all trigonometric ratios will be positive, whether it is sin, cos, tan, cot, whatever, जो भी हो बेटा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। बोलो समझ आया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। बोलो समझ आया? Yes, sir. अब जब आप इसी पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में ले आओगे, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होता है बेटा, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, और ये 360 होता है, और फिर ऐसे ही आप घूमते रहोगे तो बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो 0 से 90 के बीच में है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, आप बंद करके आप उसको लिख सकते हो पॉजिटिव। अगर 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटा एंगल आ, इन दैट केस मतलब हमारा कोई एक पॉइंट यहाँ पर आ गया ऐसे, अब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे। अब आपको क्या दिख रहा है कि आपको परपेंडिकुलर तो दिख रहा है बेटा पॉजिटिव, लेकिन ये जो बेस है वो क्या दिख रहा है बेटा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना, ये मतलब इस वाली लाइन पर है ना, रेफरेंस लाइन पर। तो ये क्या हुआ बेटा, बेस हो गया नेगेटिव और परपेंडिकुलर हो गया पॉजिटिव। अब क्या हुआ बेटा, अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। तो अगर आपसे बोला जाए कि 90 से 180 के बीच में हम आ गए, देखो ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, आसान है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एग्जांपल लूंगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा बेटा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस कंसंट्रेट होकर के सुनते रहना बस। अब देखो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, और बेस जो हो गया बेटा वो नेगेटिव हो गया, बेस हमारा नेगेटिव हो गया। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में था, ये था साइन के फॉर्मूले में बेटा, ये था किसमें, साइन के फॉर्मूले में। तो जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि ये जो साइन है ये पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा कॉस, कॉस में तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है, नेगेटिव हो गया। tan परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है, नेगेटिव हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन विल बी पॉजिटिव। बोलो ये बात समझ में आई? Yes, sir. सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचोगे बेटा तो tan विल बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज़ थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर बेस दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं बेटा, तो इसलिए क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा। एंड इस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे बेटा, तो इसमें क्या पॉजिटिव आएगा, cos। अब क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया कि इन चारों क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। tan पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होता है बेटा, cot, वो भी पॉजिटिव होगा। cos पॉजिटिव बेटा तो उसका उल्टा क्या होता है, sec, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो खैर अभी हम sec, cosec और cot की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यही तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। और फॉर रिमेंबर करने के लिए ASTC याद रखो बेटा, ऑल टाइम tan cos, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसको नोट करना है, नोट करते हुए चलना है ये सारी बातें, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बोला
हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हिच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास दो तरीके होते हैं निकालने के, ठीक है ना, दो तीन तरीके होते हैं। अब जो बताने वाला हूं उसको आप जरूर नोट करना बेटा, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा बड़ी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है बेटा इसमें, अभी मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बस मैं लिख रहा हूँ, अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से बेटा कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। एंड एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या है बेटा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, मतलब यह है बेटा कि जब आप 90 से बड़ा कोई एंगल लोगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली यू विल गेट, क्या मिलेगा बेटा आपको, 90 प्लस थीटा। भाई 90 से बड़ा मतलब क्या है, 90 से आगे निकल लिया, 90 से आगे निकल गई, तो 90 प्लस थीटा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर 90 प्लस थीटा। अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए बेटा जो 90 से ज्यादा है, आप उसको लिखोगे 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा। मान लीजिए आपको बोला गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो अब आप क्या लिखोगे बेटा, आप उसको लिख दोगे 90 प्लस 30, 120 को क्या लिखोगे 90 प्लस 30, मतलब 90 से कितना ज्यादा है। अब ये जो साइन 90 प्लस थीटा है बेटा, अब इसका यूज है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा 90, ये वही चीज लिखा है एट 90 270 180 360, तो यहाँ पर क्या है बेटा 90, तो 90 पर साइन क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, लिखा ना, कन्वर्ट हो जाता है, आप इसको लिख दोगे कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर यहाँ 90 प्लस थीटा मिला बेटा, तो आप ये साइन 90 प्लस थीटा को लिख दोगे कॉस थीटा। अभी ये पूरा नहीं हुआ, पहले देखो साइन क्या हो गया, कॉस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 90 था। अच्छा यहाँ 90 था बेटा, साइन हो गया कॉस में। अब बताओ 90 प्लस थीटा आएगा कहाँ, 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है बेटा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, प्लस का कॉस। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया बेटा, प्लस का कॉस थीटा। जो एग्जांपल मैंने लिया, क्या लिया, मैंने लिया साइन 120 डिग्री, तो आपने इस 120 डिग्री को लिखा साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा हो गया बेटा कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री पॉजिटिव का। अब कॉस 30 की वैल्यू तो आपको पता है √3/2 होता है। आगे वैल्यू आपको साइन 120 की वैल्यू पता चलेगी। बोलो समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सिमिलरली अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही तो 90 प्लस थीटा क्यों, 180 माइनस थीटा क्यों नहीं, 180 माइनस थीटा भी तो आएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम आपसे बोले कि साइन 180 माइनस थीटा बताओ, तो अब बेटा ये क्या है 180 है ना, ये क्या है 180, 180 पर क्या चेंज होगा, क्या मैंने लिखा 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा, तो आप इसको लिखोगे साइन थीटा। अब ये क्या है बेटा साइन है, 180 माइनस थीटा का है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से देख करके आप बोलोगे ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब जैसे मान लो साइन 120 को हमने लिखा, अब साइन 120 को आप क्या लिखोगे बेटा, साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो ना, यहाँ 90 प्लस 30 लिखा, यहाँ 180 माइनस 60 लिखा, अब इसको क्या लिख दोगे साइन 60, और साइन 60 क्या होता है बेटा √3/, वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, चाहे 90 प्लस थीटा से निकालो चाहे 180 माइनस थीटा से, यू विल गेट द सेम। बोलो समझ आया? Yes, sir. ओके दैट्स गुड। तो आपको बाकी कॉस का लिखना है। अब अगर कॉस के बारे में बोलता मैं, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस हो जाता साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. गुड। तो ये बातें हो गई
आप 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। अब इसके बाद अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 180 पे बदलेगा नहीं, 270 पे बदलेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ जो आपको लिख करके आना है, जो आपको लिख करके आना है। कल मैं किसी की भी वैल्यू पूछ लूंगा और आपको बताना रहेगा क्या क्या करना है बेटा। आपको करना है साइन 90 प्लस थीटा तो मैंने बता ही दिया, खैर कोई बात नहीं। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखनी है बेटा, ये किसके बराबर होगा। ठीक, सिमिलरली आपको निकालना है 180 माइनस थीटा फॉर साइन कॉस tan, ये भी निकालना है बेटा। और 180 प्लस थीटा भी निकालना है बेटा फॉर सेम साइन कॉस tan के लिए। फिर 270 माइनस थीटा भी निकालना है बेटा सबके लिए, ठीक है ना, इन्हीं तीनों के लिए मतलब। और 270 प्लस थीटा भी निकालना है बेटा। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 3 ये, अगर ये 90 प्लस थीटा। और इसके साथ साथ एक और आप कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको लिख के आना है, बताना है मुझे, कल मैं किसी का भी पूछ लूंगा। ये दो हो गया 180 और ये हाँ 90 माइनस थीटा की। अब 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसके लिए भी साइन कॉस है, तो ये आप निकाल लोगे। सर कल क्लास होगी? आई मीन जब नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, मुझे कल संडे है तो संडे को शायद। सर हाँ सक्षम। अगर सर इधर से साइन कॉस tan सब माइनस में हो तो उनके साइन चेंज होंगे क्या बेटा, साइन